नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी एलजेपी में चिराग के खिलाफ हुई बगावत की, राम मंदिर को लेकर शुरू हुए नए विवाद की, जानेंगे यूपी चुनावों से पहले क्यों परेशान है बीजेपी, कृषि कानून पर कैसे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं किसान। बात करेंगे गुजरात को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बड़े दावे की, और बुलेटिन के आखिरी में बात बढ़ती महंगाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शशिकला को लेकर एआईएडीएमके ने और सख्त किया अपना रुख। शशिकला से बातचीत करने वाले 16 नेताओं को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता। शशिकला से मुलाकात को बताया नाटक। एआईएडीएमके का दावा, एक परिवार के लिए कमजोर नहीं कर सकते पार्टी। महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का ऐलान, विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस, पार्टी देगी आदेश तो मैं सीएम पद का उम्मीदवार बनने को तैयार। शिवसेना ने कांग्रेस के दावे पर उठाए सवाल, कहा केरल असम में भी गठबंधन से अलग होने का करें ऐलान। शरद पवार और प्रशांत किशोर की मुलाकात पर आरपीआई चीफ रामदास अठावले का तंज, प्रशांत किशोर मत बनो आदि, पीएम मोदी पक्के अम्बेडकरवादी, 2024 में फिर पीएम बनेंगे मोदी। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज, दिल्ली से लौटते ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले योगी। 17 दिनों के अंदर दूसरी बार की मुलाकात, जल्दी हो सकता है यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 77 अंकों से तेजी के साथ 52,552 पर हुआ बंद। निफ्टी 13 अंकों की मजबूती के साथ 15,812 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। एलजेपी चीफ चिराग पासवान मुश्किल में फंस गए हैं, और मुश्किल उनके चाचा ने ही खड़ी कर दी है। यूपी के बाद चाचा भतीजे का ये विवाद अब बिहार की राजनीति में भी पहुंच गया है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पासवान के नेतृत्व में एलजेपी के सभी सांसदों ने चिराग को पार्टी संसदीय दल के नेता पद से हटा दिया है। तो क्यों बिहार में चिराग की मुखालफत में खड़े हुए उनकी ही पार्टी के सांसद, देखिए ये रिपोर्ट। चाचा भतीजा भारतीय राजनीति में ये नाम आजकल आपसी मतभेद और राजनीतिक लड़ाई के लिए ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं। महाराष्ट्र में चाचा भतीजे के यानी शरद पवार और अजीत पवार की लड़ाई लोग भूले नहीं हैं। वो तो पवार ने वक्त रहते अपने भतीजे को संभाल लिया था, लेकिन यूपी में चाचा भतीजे की लड़ाई के चक्कर में राज्य की सत्ता ही चली गई, और अब चाचा भतीजा बिहार में आमने सामने है। बिहार की राजनीति का ये पूरा ड्रामा दिल्ली में खेला जा रहा है। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान के खिलाफ उनके चाचा पशुपति पासवान ने ही बगावत कर दी। लोकसभा में पार्टी के पास 6 सांसद हैं और इनमें से 5 ने पशुपति पासवान को एलजेपी संसदीय दल का नेता चुन लिया और लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर इन्हें इसकी जानकारी भी दे दी। पशुपति पासवान ने कहा कि एलजेपी एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी और रहेगी। हमारा समर्थन मोदी सरकार को जारी रहेगा। चिराग पासवान भी एलजेपी में ही है। वो पार्टी में रहना चाहते हैं या इसे छोड़कर जाना चाहते हैं, कोई भी फैसला लेने के लिए वो स्वतंत्र हैं। पशुपति पासवान भले ही चिराग को लेकर मीडिया के सामने नरमी दिखा रही हो, लेकिन जब चिराग पासवान उनसे मिलने पहुंचे तो चिराग सिर्फ अपनी गाड़ी का हॉर्न ही बजाते रहे। 1 घंटे तक चिराग ने इंतजार किया, लेकिन चाचा ने उनसे मुलाकात नहीं की। चिराग को एलजेपी में अलग थलग करने के पीछे जेडीयू की रणनीति बताई जा रही है। वो पशुपति पासवान के सहारे एक साथ 2 काम करना चाहते हैं। पहला, चिराग पासवान ने विधानसभा चुनावों में जिस तरह से जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था उसका हिसाब किताब बराबर करने का, और दूसरा, पशुपति पासवान के सहारे राज्य में एक बार फिर से एनडीए गठबंधन में पुराना रुतबा पाने का। दावा यहां तक किया जा रहा है कि जेडीयू के 3 नेता पिछले कुछ दिनों से लगातार पशुपति पासवान के संपर्क में थे। बिहार में एलजेपी के एकमात्र विधायक को जेडीयू पहले ही अपने पाले में कर चुकी है। आरएलएसपी का भी विलय वो जेडीयू में करा चुके हैं। अब एलजेपी पर भी जेडीयू की नजर है। चिराग पासवान मुश्किल में फंस गए हैं और अब उनके सामने अपनी ही पार्टी में बने रहने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल राम मंदिर निर्माण को लेकर भी खड़ा हो गया है। मंदिर निर्माण को लेकर करोड़ों का चंदा जमा हुआ, जिससे मंदिर निर्माण का काम तो चल ही रहा है, साथ ही मंदिर से लगी हुई जमीनों की खरीद प्रक्रिया भी चल रही है, और जमीन खरीद के एक मामले में बड़ी गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। तो क्या है राम मंदिर के लिए जमीन खरीद का मामला, देखिए ये रिपोर्ट। हिंदुत्व को हवा देकर अपने सियासी सफर को आगे बढ़ाने वाली बीजेपी हमेशा से ही राम नाम का राग लापती आई है। देश की सत्ता पर भी वो राम के सहारे ही काबिज हो पाई है।
और राम मंदिर का निर्माण करवा कर तो वो देश विदेश में खूब तारीफें लूट रही है, लेकिन अब राम के नाम की वजह से ही वो घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर के लिए राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन में घोटाले का आरोप लगाया। संजय सिंह का आरोप है कि ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी थी। दोनों लेन देन 5 मिनट के अंदर किए गए थे। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इशारे पर लेन देन किया गया था। संजय का यह भी दावा है कि ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय रजिस्ट्री के गवाह थे। उन्होंने इस मामले की सीबीआई और ईडी से जांच की मांग की है। इस आरोप के बाद अब देश की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने कहा कि 10 मिनट पहले 2 करोड़ में जमीन का बैनामा हुआ और उसी दिन फिर 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट और बैनामा दोनों में ही ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह हैं। जिस जमीन को 2 करोड़ में खरीदा गया, उस जमीन का 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट क्यों हुआ? 5 मिनट में ही 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की हुई। जमीन की कीमत कैसे बढ़ी? इतना ही नहीं, टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने तो सीधा पीएम मोदी को घेर लिया। उन्होंने कहा कि राम को भी नहीं छोड़ा। मोदी है तो मुमकिन है। जहां एक तरफ विपक्षी दल मोदी सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ट्रस्ट की ओर से सफाई दी जा रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव और विश्व हिंदू परिषद के नेता चंपत राय ने आधिकारिक पत्र जारी कर इन आरोपों का खंडन किया। अब भले ही ट्रस्ट आरोप खारिज कर दे, लेकिन राम के नाम पर ये राजनीति अभी थमने वाली नहीं है। अयोध्या का राम मंदिर शुरुआत से ही विवादों में बना हुआ है। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो मंदिर निर्माण के लिए कई मुश्किलें आती चली जा रही हैं। पहले जमीन कमजोर बताई गई और अब ये गड़बड़ी। राम के नाम का इस्तेमाल राजनीति में सबसे ज्यादा बीजेपी ने ही किया। यूपी में अब चुनाव भी करीब आ रही है। ऐसे में पार्टी नए सहयोगियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। जेपी नड्डा ने भी बीजेपी के पुराने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर को फोन किया था, तो क्या कहा राजभर ने, देखिए ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय यूपी की छोटी पार्टियों से लगातार बात कर रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी सक्रिय हो चुके हैं। 2017 में एनडीए को यूपी में 325 सीटें मिली थी, जिनमें अकेले बीजेपी को ही 312 सीटों पर जीत मिली। 403 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के पास अपने दम पर ही 3/4 से ज्यादा का बहुमत था, जिस कारण सहयोगियों को साइड करने की रणनीति तैयार की गई, जिस कारण सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने पहले सरकार से खुद को अलग किया और फिर एनडीए से। अपना दल भी नाराज चल रहा था, लेकिन उसने गठबंधन से दूरी नहीं बनाई। अब चुनाव फिर सामने है और उससे पहले महामारी ने यूपी सरकार की तमाम दावों की कलई खोल दी है। महामारी प्रबंधन से पहले यूपी में पंचायत चुनाव हुए, क्योंकि पंचायत चुनावों के बाद ही यूपी में स्वास्थ्य हालात खराब हुए थे। इन पंचायत चुनावों में बीजेपी सत्ताधारी पार्टी होते हुए भी तीसरे स्थान पर पहुंच गई। पार्टी को एक सर्वे की रिपोर्ट भी डरा रही है, जिसमें कहा गया है कि आज यूपी में विधानसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। इस बीच योगी आदित्यनाथ को बदलने की सुगबुगाहट भी यूपी में तेज हो गई है। वो बात अलग है कि केंद्रीय नेतृत्व में इन अटकलों को खारिज कर दिया, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल समझ चुके थे कि राज्य में बीजेपी की हालत पतली हो चुकी है। इसके बाद सहयोगियों ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू किए। सबसे पहले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि यदि योगी मंत्रिमंडल में निषाद पार्टी को जगह नहीं मिली तो विधानसभा चुनावों में बीजेपी हमें भूल ही जाए। अपना दल ने केंद्रीय और राज्य दोनों ही जगह मंत्री पद की मांग कर दी है। ऐसे में बीजेपी को सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की याद आई। दावा किया जा रहा है कि जेपी नड्डा ने राजभर को फोन मिलाया। नड्डा राजभर से दिल्ली में मिलना चाहते थे, लेकिन राजभर ने नड्डा से कह दिया कि आप मेरे पीएस से बात कर लीजिए। राजभर का कहना है कि अब बात करने का समय निकल चुका है, अब तो हमारी मांगे पूरी करने का समय आ चुका है। सुबह सपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर का कहना है कि बीजेपी की तरफ से सुबह सपा को सिर्फ धोखा ही मिला है। पंचायत चुनावों में जो हाल हुआ उससे बीजेपी को लगने लगा है कि हालात उतने सहज नहीं है। लेकिन हम बीजेपी से क्यों बात करें? बीजेपी को चुनाव नजदीक आते ही हमारी जरूरत महसूस होने लगती है।
हम 2016 में भी उनके साथ लड़े थे। हमारे हिस्से में मुश्किल से सीटें आई थी। हमने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 जीती, लेकिन बाद में हमें क्या मिला? राजभर के तेवर साफ लग रहे हैं कि वो बीजेपी या उसके अध्यक्ष से बात करना नहीं चाहते। दरअसल वो अब बीजेपी से हिसाब बराबर करने की तैयारी में है। वैसे हिसाब किताब किसान भी सरकार से बराबर करने की कोशिश में लगे हैं। वो मोदी सरकार की कृषि कानून के खिलाफ 200 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रही है, लेकिन सरकार किसानों की मांग मानना तो दूर, बातचीत भी नहीं कर रही। ऐसे में किसानों ने हरियाणा की बीजेपी सरकार को ही अपने निशाने पर ले लिया। साथ ही बीजेपी विधायक और सांसद भी किसानों के गुस्से का सामना कर रही है। झज्जर में तो किसानों के विरोध का सामना बीजेपी को करना पड़ा। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में बीजेपी की सरकार इन दिनों किसानों के गुस्से का सामना कर रही है। वैसे किसानों का यह गुस्सा मोदी सरकार के खिलाफ है, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार जब किसानों की नहीं सुन रही तो देश की हर बीजेपी शासित सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा दिखाई दे रहा है। हरियाणा और पंजाब में तो बीजेपी नेता किसानों का सामना तक नहीं कर पा रहे हैं। झज्जर में बीजेपी का नया कार्यालय भवन बन रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जिला कार्यालय का भूमि पूजन कर शिलान्यास कर दिया, लेकिन जैसे ही ये बात किसानों तक पहुंची, संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में कई किसान मौके पर पहुंच गए और भूमि पूजन की ईंट उखाड़ कर फेंक। झांसी में भी लाला हुकुमचंद जैन स्मृति पार्क के पुनर्निर्माण के बाद विधायक को उसका उद्घाटन करना था, लेकिन किसानों ने एक रात पहले पार्क का उद्घाटन कर दिया। किसानों ने रात में स्वामी इच्छापुरी से पार्क का उद्घाटन करवाया। बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि जिन लोगों ने उनके कार्यालय की भूमि पूजन की ईंट निकाली है, उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा। दूसरी ओर किसान अब झुकते नहीं दिख रहे। उन्होंने बीजेपी और जेजेपी विधायकों के घेराव का पहले ही ऐलान कर रखा है। 26 जून को चंडीगढ़ में राजभवन के घेराव की रणनीति भी तैयार की जा रही है। किसान राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करेंगे। किसान नेता बलवीर सिंह ने दावा किया है कि 26 जून को बड़ी संख्या में किसान राजभवन का घेराव करने पहुंचेंगे। किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ बड़ी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। अब किसान 2024 तक आंदोलन चलाने का दावा कर रहे हैं। 2024 में देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। किसान जहां लोकसभा चुनावों में सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं आम आदमी पार्टी उससे पहले 2022 में पीएम को उनके गृह राज्य में घेरने की तैयारी में है। अरविंद केजरीवाल आज गुजरात पहुंचे थे, तो क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने? देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में बीजेपी को करारी शिकस्त देने के बाद अब अरविंद केजरीवाल की नजर पीएम मोदी के गृह राज्य और बीजेपी के मजबूत किले में तब्दील हो चुके गुजरात पर है। गुजरात में आमतौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुकाबला होता रहा है, लेकिन 1990 से गुजरात विधानसभा चुनावों में कांग्रेस बीजेपी से हारती ही रही है। चुनावों में कभी भी कांग्रेस बीजेपी को पीछे नहीं छोड़ पाई, लेकिन इस बार आपने बीजेपी को चुनौती देने का ऐलान कर दिया। इससे पहले इस साल की शुरुआत में सूरत नगर निगम चुनावों में आपने 27 सीटों पर जीत हासिल कर गुजरात में अपनी मजबूत उपस्थिति का एहसास करा दिया था, जबकि कभी यहाँ मजबूत रही कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई। इसके बाद केजरीवाल ने सूरत में रोड शो किया और आज एक बार फिर केजरीवाल गुजरात में थे। केजरीवाल ने कहा कि 2022 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनावों में सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। आप गुजरात में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के खिलाफ एक भरोसेमंद विकल्प है। गुजरात में जल्द बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव लड़ने के लिए अभी से तैयारी में जुट गई है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पटेल और गुजरातियों की देश सेवा में योगदान को लेकर कहा। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देश को आज़ादी दिलाने में सिर्फ गुजराती नेताओं का ही नहीं, बल्कि गुजराती लोगों का भी अहम योगदान है। देश के स्वतंत्र होने के बाद सरदार ने 500 से अधिक राज्यों को एकजुट करके सही मायने में देश को एकजुट किया। भारत आज सरदार के योगदान के बिना संभव नहीं होता। गुजरात में परिवर्तन होगा। 2022 में राज्य में नई सरकार बनेगी, लेकिन ये बीजेपी की नहीं होगी। ये दावा आपकी ओर से किया जा रहा है। पार्टी सभी 182 विधानसभा सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। अब गुजरात में परिवर्तन होगा या नहीं, ये 2022 में सामने आएगा। लेकिन 12 साल बाद इजराइल में जरूरी परिवर्तन हो गया है।
बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता चली गई है। तो कैसे हुआ इजराइल में सत्ता परिवर्तन, देखिए ये रिपोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू को करीब 12 साल के बाद इजराइल की सत्ता से हाथ धोना पड़ा है। नेतन्याहू को कभी उनके सहयोगी रहे नफ्ताली बेनेट ने अपने राजनीतिक कौशल से मात दे दी और अब वो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके इजराइल के नए पीएम को बधाई दी है। इस दौरान वो अपने मित्र नेतन्याहू को भी याद करना नहीं भूले। इजरायली संसद में मतदान के दौरान गठबंधन सरकार और विपक्ष के बीच सिर्फ एक सीट का फासला है। सरकार के पक्ष में 60 जबकि विरोध में 59 सांसदों ने वोट किया। इसके बाद बेनेट के लिए सरकार चलाना आसान नहीं दिख रहा, वो भी तब जब उनके गठबंधन में 8 अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां हैं, जिसमें वामपंथी भी है और दक्षिणपंथी भी। बेनेट को खुद दक्षिणपंथी विचारधारा का माना जाता है। वो फिलिस्तीन राज्य की विचारधारा के विरोधी हैं, लेकिन ये सच है कि जिस गठबंधन ने उन्हें नेता चुना है उसमें फिलिस्तीन समर्थक अरब पार्टी भी है, जो अलग फिलिस्तीन राज्य की मांग का समर्थन करती रही है। और इजरायली संसद में इस पार्टी के 5 सदस्य हैं, यानी साफ है अरब पार्टी इजराइल सरकार में किंग मेकर की भूमिका में है। इजरायली की सियासत में पिछले 2 साल से उथल पुथल मची हुई थी। 3 चुनाव हो चुके थे, लेकिन बहुमत के अभाव में कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पा रही थी। और इस बार भी नई सरकार बनने की समय सीमा समाप्त होने के कुछ समय पहले ही 8 पार्टियों ने गठबंधन तैयार किया, जिसके बाद नेतन्याहू को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। और बुलेटिन के आखिरी में बात बढ़ती महंगाई की। पेट्रोल पहले ही 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका था और अब डीजल भी शतक बना चुका है। लोग पहले ही डीजल पेट्रोल के महंगे होने से परेशान थे, लेकिन अब बढ़ती महंगाई ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। सरकार की ओर से थोक महंगाई को लेकर जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उनमें साफ है कि आने वाला समय महंगाई के नाम रहेगा। तो कहां तक पहुंच गई है महंगाई, देखिए ये रिपोर्ट। डीजल पेट्रोल 100 के पार, खाने में इस्तेमाल होने वाला तेल 200 के पार, सब्जी दाल और जरूरत की हर चीज इन दिनों महंगी होती जा रही है। महामारी के दौर में जनता की कमाई पहले से ही कम थी और अब ये महंगाई उन्हें परेशान कर रही है। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि मई महीने में थोक महंगाई दर रिकॉर्ड 12.94% पर है और ये लगातार 5वां महीना है जब थोक महंगाई दर बढ़ी है। अप्रैल 2021 में ये 2 अंकों में 10.49% हो गई थी। उसके बाद इसमें तेजी ही आई है। अगर हम 2020 के मई महीने से तुलना करें तो पिछले साल मई में थोक महंगाई दर 3.37% थी। अब लगभग 400% बढ़ चुकी है। सरकार की ओर से बताया गया है कि पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, फर्नेस ऑयल आदि पेट्रोलियम उत्पादों और विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर महंगाई दर पर दिखाई दे रहा है। इस दौरान सबसे ज्यादा तेजी ईंधन और बिजली में आई है, जो 37.61% हो गई, जबकि अप्रैल में 20.94% थी। विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति मई में 10.83% रही, जो पिछले महीने 9.01% थी। आरबीआई ने इस महीने की शुरुआत में अपनी मौद्रिक नीति में ब्याज दरों को रिकॉर्ड निचले स्तर पर बरकरार रखा और कहा कि वो वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए और एक उदार नीति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन ना तो सरकार और ना ही आरबीआई की कोशिश महंगाई को नियंत्रित करने में कामयाब हो पा रही है। तो दिन भर की खबरों में आज बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।